नाज़रीन, चीन और अफ्रीका के दरमियान तारीखी मुआहदों के तय पाने की तफसीलात इस वक्त आ रही हैं, जिसमें मिलिट्री पैक्ट्स भी शामिल हैं और चीन अफ्रीका के साइलों के ऊपर अपनी नेवल बेसेस बनाएगा, जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ये जो ताज़ा तरीन मुआहदे चीन में हुए हैं, जब अमेरिका का पूरा फोकस इसराइल के ऊपर है और नेतन्याहू के ऊपर है, तो इस तरह चीन और रूस बहुत सारे इकदाम उठा रहे हैं जो बराह रास्त अमेरिकी हेजेमनी को खतरा लाहक कर रहे हैं। इसी दरमियान प्यूटन का अहम तरीन बयान फलस्तीन तनाज़े के हवाले से आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और नाज़रीन, आलमी अदालत के जो प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने बताया है कि किस तरह पर्सनली उनको धमकियां दी जा रही हैं, आलमी अदालत के जजेस को धमकियां दी जा रही हैं, और उन्होंने पूरी दुनिया से अपील की है कि यह वक्त है कि जुल्म और हक के सामने खड़ा हुआ जाए। या तो आप मजलूमों के साथ खड़े हो जाएं या फिर जालिमों के साथ खड़े हो जाएं। हक और बातिल के दरमियान आज दुनिया को तफरीक करना पड़ेगी, वगरना दुनिया में कुछ भी बचने वाला नहीं है और ये सबके लिए तबाही का बायस बनेगा। इस हवाले से भी नाज़रीन बात करेंगे। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर्स इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे के ऊपर हैं और जो मस्जिद अक्सा के हवाले से वाक़यात पेश आ रहे हैं, इस हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये किसी भी लम्हे एक बहुत बड़ी रिलीजियस वॉर को छेड़ सकता है। इस हवाले से भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं प्यूटन के हवाले से, जिनका एक अहम तरीन बयान फलस्तीन के हवाले से आया है। रशिया और चाइना के हवाले से गैर मामूली यह है कि कोई भी लीडर वहां पर विजिट करता है, कोई भी मामला होता है, तो हर एक इशू के अंदर फलस्तीन वहां का टॉप ऑफ द लिस्ट एक कॉज है, जिसमें उनके बयानात भी आ रहे हैं, डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी है, मिलिट्री सपोर्ट भी है। और कितनी गैर मामूली नाज़रीन बात है कि चीन की जानिब से और रूस की जानिब से फलस्तीन की आर्म्ड रेजिस्टेंस को रिकग्नाइज किया गया है। यह पहली बार चीन ने ऐसा किया। खासकर चीन की हम बात कर रहे हैं कि हमास को टेररिस्ट कहा जाता है, लेकिन चीन ने इस बात को रिकग्नाइज किया है कि फलस्तीनी आर्म्ड रेजिस्टेंस यानी असलहा उठाकर रेजिस्टेंस जो है वो इजराइल के खिलाफ कर सकते हैं। हालांकि इस तरह की चीन ने पहले कोई चीज रिकग्नाइज नहीं की थी, तो ये बिल्कुल लेजिटिमाइज उन्होंने किया है। जैसा कि इस्लामी दुनिया मानती है कि ये उनका हक है, फ्रीडम फाइटर, जैसे तैयब एर्दोगान ने कहा कि हम कभी भी हमास को टेररिस्ट नहीं कहेंगे बल्कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो मगरबी दुनिया तो फ्रीडम फाइटर नहीं मानती, लेकिन अब चीन ने रिकग्नाइज किया है। ये बहुत मानीखेज चीजें हैं जो हो रही हैं। हालांकि ये वो सारे कंट्रीज हैं जो इसराइल के ब्लॉक में एक तरह से थे या इसराइल के कैंप एक ही पेज के ऊपर थे। बिजनेस डील्स भी हो रही थी, मिलिट्री भी इधर उधर बहुत सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अब वो तारीखी शिफ्ट आया है। प्यूटन का जरा बयान देखिए। द नॉन न्यूट्रल यूएस पोजीशन टुवर्ड्स इजराइल एंड पैलेस्टाइन इज अ डायलेमा फॉर द सेटलमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। के चूंकि अमेरिका न्यूट्रल नहीं है, तो इसीलिए यह सबसे बड़ा डायलेमा है कि आज तक फलस्तीन का तनाज़ा हल नहीं हो सका। और अभी भी इस वक्त जो कुछ हुआ है, जो 11 महीनों में हुआ है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अमेरिका है, क्योंकि वो इजराइल की तरफ जानिबदार है। अब ये वो प्यूटन बात कर रहे हैं जिनके अपने 10 लाख ऐसे शहरी हैं जिनके पास इजरायली पासपोर्ट हैं, डुअल नेशनल्स है वो। तो प्यूटन इसके बावजूद इस एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाकर फलस्तीन के हक में बात कर रहे हैं कि फलस्तीन का तनाज़ा जरूरी है और उसके लिए अमेरिका को अपनी मुनाफकत जो है वो छोड़ना पड़ेगी। अगली खबर नाज़रीन चाइना के हवाले से आ रही है। हिस्टोरिक मीटिंग चाइना में अफ्रीकन लीडर्स की हुई है। 50 के करीब अफ्रीकन लीडर्स चाइना में पहुंचे हैं और बहुत तारीखी मुआहदे वहां पर हुए हैं। सिर्फ 2 हेडलाइंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, फिर आपको अंदाजा होगा। चाइनीज प्रेसिडेंट, वी विल लॉन्च ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड पेट्रोल्स बिटवीन चाइना एंड अफ्रीकन कंट्रीज। चाइना और अफ्रीकन मुल्क जो है वो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। देखिए ये कितनी बड़ी तब्दीली है। एंड ज्वाइंट पेट्रोल्स भी करेंगे, यानी जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी होती है, जो उसके लिए आप पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं, तो वो भी चीन और अफ्रीका मिलकर करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे? वी विल प्रोवाइड मिलिट्री एड टू अफ्रीकन कंट्रीज विदाउट कंपनसेशन वर्थ 150 मिलियन यूएस डॉलर। ना सिर्फ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस करेंगे बल्कि जो है वो एक मिलिट्री एड भी देंगे। और ये मिलिट्री एड कर्जा नहीं होगा, ये विदाउट कंपनसेशन होगी। कि जैसे एक एड दी जाती है, जैसे अमेरिका इसराइल को एड देता है, तो उसका ये मतलब तो नहीं होता कि इसराइल ने वापस करना है। हर साल 3.8 बिलियन डॉलर्स की एड अमेरिका हर सूरत में देता ही देता है, चाहे जंग चल रही हो या ना चल रही हो। अभी तो फिर बहुत बड़ी तादाद में बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए हैं, लेकिन हर साल भी देता है। तो इसी तरह की मिलिट्री एड
चाइना अफ्रीका को देने जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी तारीखी तब्दीली है कि जो आ रही है। और चाइना एक बिल्कुल अलग सिनेरियो के ऊपर काम कर रहा है। चाइना प्रॉस्पेरिटी के ऊपर काम कर रहा है। चाइना डिस्ट्रक्शन की बजाय कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम कर रहा है। वो हाईवेज बना रहा है, वो हॉस्पिटल्स बना रहा है, वो रोड्स बना रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। अमेरिका ने दुनिया को क्या दिया? बदहाली दी, जंगें दी, अमवात दी, बीमारियां दी। और चीन क्या दे रहा है? अस्पताल दे रहा है, खुशहाली दे रहा है, रोजगार दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, डेवलपमेंट दे रहा है। तो दुनिया, मुझे बताइए, कैसे अमेरिका के साथ चलेगी? और इस वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने के लिए क्या दुनिया सर धड़ की अब बाजी ना लगा देगी? अफ्रीकन कंट्रीज जिनको मतलब इतना अरसा लूटा गया, अब चाइना उनको मिलिट्री एड भी दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाकर दे रहा है। इतना बड़ा डैम जो है वो इथोपिया में बना दिया है चाइना ने। इवन आप मिडिल ईस्ट में आ जाए, कितनी डेवलपमेंट चाइना कर रहा है। तो दुनिया किसके साथ, मुझे बताइए, खड़ी होगी? तो ये चाइना बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। और जब अमेरिका की नजरें सिर्फ और सिर्फ उसको दुनिया में नक्शा जब वो उठाकर देखता है तो नेतन्याहू और उसका इजराइल नजर आता है, जो कि बहुत जल्द डूबने जा रहा है। तो साथ साथ अमेरिकी हेजेमनी डूब रही है, क्योंकि उसकी आंखों की जो ऐनक है वो उतार कर देखना नहीं चाह रहा कि दुनिया कितनी तेजी के साथ बदल रही है। ये दुनिया, ये किसी की जागीर नहीं है। ये एक कौम से दूसरी कौम में इक्तदार शिफ्ट होता है और अब वो शिफ्ट हो रहा है। और इजराइल की सबसे बड़ी गलती ये है कि उसने एरोगेंस में रहा है। उसने इस बात को वो भूल गया, जहां पर वो बहुत शातिर था, बहुत समझदार था, बहुत क्लेवर था। उसने ये गलती की कि वो मर्ज टू द रीजन नहीं हुआ, वो पार्ट ऑफ द रीजन नहीं बना। उसने अरबों को, फलस्तीनियों को जूते की नोक के ऊपर रखा। तो ये सारी बदमाशी उसने अमेरिका के सर के ऊपर की। यहां पर अपने घमंड के अंदर वो इस बात को भूल गया कि अमेरिका एक कॉलोनियल पावर है। एक ना एक दिन उसके एम्पायर ने खत्म होना ही होना है। ये क़यामत तक उसने नहीं रहना है। दुनिया में बड़े बड़े एम्पायर कायम हुए, तो उसका काम ये बनता था कि वो सुलह सफाई करता, वो अच्छे मामलात फलस्तीनियों और अरबों के साथ लेकर चलता। अब जब ग्लोबल डायनेमिक्स बदल रहे हैं, देखिए आज चाइना ने क्यों पोजीशन ले ली है। अगर इजराइल के मामलात फलस्तीनियों के साथ अच्छे होते और अरबों के साथ अच्छे होते, वो बीइंग पार्ट ऑफ द रीजन हो चुका होता, तो आज चाइना पोजीशन भी ले लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। यानी दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स भी किसी मुल्क को खत्म नहीं कर सकती हैं, किसी रिजीम को चेंज कर सकती हैं। खत्म कब्जा होता है। तो इजराइल एक कब्जा ही रहा अपने, उसने जूते की नोक पर सबको गुलाम ही बनाने की कोशिश की। ये उसकी सबसे बड़ी गलती है, जिसका आज उसको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कि ये जो ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं, ये असल में इजराइल के खात्मे का भी साथ साथ सबब बन रहे हैं। अब जरा देखिए, यूनाइटेड नेशन के चीफ ने अटेंड किया यही समिट अफ्रीका और चाइना का। वहां पर उन्होंने क्या बात की? यूनाइटेड नेशन चीफ कॉल्स फॉर इनजस्टिसेस faced by Africa to be corrected. The Secretary General of the United Nations says that it is unjust that Africa still does not have a permanent United Nations Security Council seat. ये कितनी अफसोसनाक बात है कि पूरे बरआज़म अफ्रीका के पास एक भी सिक्योरिटी काउंसिल की सीट नहीं है। कितनी गैर मामूली बात है। पूरा बरआज़म अफ्रीका, उसके पास एक भी सीट नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट वो मेंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा जो लूटा गया है, जो इनजस्टिस हुआ है, उसको अब करेक्ट किया जाना चाहिए। तो लूटा किसने है, मुझे बताइए? फ्रांस, जहां पर कोई गोल्ड की कान नहीं है, सोने की कोई कान नहीं है, और उसका रिजर्व्स सोने से भरे हुए हैं। तो ये सारा सोना कहां से आया है? किसने अफ्रीका में कॉलोनियां बनाई हैं? कौन अफ्रीका के वसाइल को लूटता रहा है? चाइना, रशिया की तो कोई कॉलोनी वहां पर नहीं थी। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज की बात हो रही है ना। तो आप जो मैं कह रहा हूं ना कि ये मुतासरीन का क्लब है ब्रिक्स, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारे मुतासरीन यहां पर इकट्ठे हो गए। और ये मगरब के मुतासरीन है, ये अमेरिकी इंपीरियलिज्म के मुतासरीन है, जो अब इस इनजस्टिस के खिलाफ एक हो रहे हैं कि अब हम मजीद इस इनजस्टिस को कबूल नहीं कर सकते हैं। तो ये गैर मामूली खबर चाइना से, उस चाइना से जिन्होंने पहली बार बीजिंग डिक्लेरेशन किया है और पूरे फलस्तीनी की तंजीमों को वहां पर बुलाया है, और चाइना के साइन हुए हैं। चीन ने पूरी तरह से साइन किए हैं और ईरान को फोन करके ये कहा है कि इजराइल के ऊपर जो तुम हमला करने जा रहे हो, वो जिस भी नौयत का होगा और उसका जो भी जवाब आएगा, हम हर सूरत में आपके साथ खड़े हैं। ये वो चीन है जो इस तरह से पावरफुल हो रहा है। अच्छा, अब यमन के हवाले से तीन जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, तीन खबरें सामने आ रही हैं, वो आपसे शेयर करते हैं। यमन कह रहा है, enemies will be surprised on the land as they were surprised at sea with new technologies
अनप्रेसिडेंटेड इन हिस्ट्री। जैसे हमने समंदर में दुश्मन को सरप्राइज करके रख दिया, वैसे ही हमारी नई टेक्नोलॉजीज के साथ दुश्मन जो है वो लैंड के ऊपर भी सरप्राइज होने जा रहा है। अब इसराइल मतलब लैंड टेरिटरी के ऊपर हमला होगा ना, तो जैसे हमने समंदर में पानियों में इनको सरप्राइज किया, वैसे ही लैंड के ऊपर भी इनको सरप्राइज करेंगे। ऐसी नई टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वी आर कंटिन्यूइंग एंड द रिस्पॉन्स इज कमिंग एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑन गोइंग पाथ विद द रिस्पॉन्स। एक वो रास्ता है जिसमें कॉन्टिन्यूअस रिस्पॉन्स हम दे रहे हैं, मुसलसल हमले कर रहे हैं, और एक वो रिस्पॉन्स है जो अभी आने वाला है। Our armed forces moved in bold military operations to strike the enemy without any concern and we seek what is greater। हम बहुत बहादुरी के साथ और बगैर डरे दुश्मन के खिलाफ उतरे और हम हमेशा अजमत के कायल हैं। हम हमेशा अजमत की तरफ देखते हैं और अजमत ही हमने हासिल करना होती है। हम डरते नहीं हैं किसी से और हमारा रिस्पॉन्स इज कमिंग। अब नाज़रीन यहाँ पर बात एक मैं आपको जरूर समझा दूं। आप भी कहते होंगे कि अब इसको 1 माह और 5 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक तो हमला नहीं हुआ, अभी तक तो जवाब नहीं आया। असल बात नाज़रीन यह है कि जो इस वक्त सिनेरियो बन चुका है, इसमें तो अटैक करना बेवकूफ़ी होगी, ये तो बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी, ये तो बहुत कैलकुलेशन की मिस्टेक होगी अगर अभी ईरान और यमन हमला करते हैं, क्योंकि इजराइल अपने बोझ तले इस वक्त मर रहा है। आप देख लें इजराइल के अंदर क्या सिनेरियो है। लाखों लोग निकले हुए हैं, जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। बैरूनी तौर पर क्या सिनेरियो है इजराइल के इत्तेहादियों को आप देखिए। अमेरिका में देखिए क्या तब्दीली आ रही है। अमेरिका में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि नेतन्याहू किसी का दोस्त नहीं है, नेतन्याहू एक शैतान है, वो अमेरिका का भी दोस्त नहीं है, इसको हर सूरत में फिल फॉर हटाया जाना चाहिए। कैमला हारिस जब प्रेशराइज अब कर रही है कि हर सूरत जंग रुकवाई जाए, तो बैरूनी सतह के ऊपर, अंदरूनी सतह के ऊपर, दोनों इतराफ में इसराइल तो अपने बोझ में दबता चला जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हमला करके तो बहुत बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ये एक फितरती सिनेरियो होता है कि जब भी बाहर से कोई हमला होता है तो वो जो ग्रोह होता है, कोई भी नेशन होती है, वो इकट्ठी हो जाती है, वो अपने इख्तलाफात को बुलाकर बैरूनी हमलावर के खिलाफ जब वो इकट्ठे हो जाते हैं। आप आज देखिए जो इधर मैं मुतासरीन का क्लब कह रहा हूं, या देखिए ईरान इतना आगे क्यों गया और चीन और रूस दोबारा से इकट्ठे क्यों हो गए, क्योंकि वो इनसिक्योर थे। एक वक्त में सोवियत यूनियन और जो है वो उधर से अमेरिका भी इकट्ठे हो गए थे दूसरी आलमी जंग के अंदर, और वो जर्मनी के खिलाफ जिस तरह से लड़े। चलें, ये तो 2 मुल्कों का आपस में है ना। किसी मुल्क के ऊपर अगर हमला हो जाए तो वो अंदर से भी कौम इकट्ठी हो जाती है, अगर वो डिवाइडेड भी हो तो ऐसी सूरत हाल में जब वो कोलैप्स कर रहे हैं और क्योस है और हंगामे हैं, तो बाहर से हमला करने की जरूरत क्या है। वो तो अपने बोझ में दब रहे हैं और नेतन्याहू के लिए एक एक दिन जो गुजारना है वो मुश्किल होता चला जा रहा है। तो ये एक गैर मामूली चीज़ है, इसीलिए वेट किया जा रहा है। तो वेट जो है एक ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी होता है, और ख़ासकर ऐसी सूरत हाल में जब आपका दुश्मन खुद ही लड़खड़ा रहा हो और अपने बोझ के तले मरता चला जा रहा हो और अपनी ही जो है उसकी कैलकुलेशंस उसके ऊपर उल्टी पड़ गई हों, उसकी चालें उसके ऊपर उल्टी पड़ गई हों, तो आपको बहुत सोच समझ के चलना होता है। इसलिए वेट ही इस वक्त का बेहतरीन ऑप्शन है और वही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगेन मैं आपको कहूँगा कि हमला तय है। अगर जंगबंदी नहीं होती आगे चलकर, तो हमला यमन का और ईरान का वो पत्थर के ऊपर लकीर है, वो हर सूरत में आना ही आना है। और ईरान का हमला इसलिए जरूरी है कि अगर ईरान जवाब नहीं देगा तो कल को ईरान में कोई गेस्ट नहीं आएगा कि ईरान हमारी प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तो ईरान के सर्वाइवल के लिए भी हमला करना बहुत जरूरी है और वो हमला होगा। अच्छा, हिजबुल्लाह के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि इजरायली ऑफिशियल्स और अमेरिकी ऑफिशियल्स, और ये सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, इनकी वर्चुअल मीटिंग हुई है अमेरिकी ऑफिशियल्स के साथ, जिसको लेड किया है जैक सल्वन ने, जो अभी चाइना गए हुए थे। 1 घंटा तक ये गैर मामूली वर्चुअल मीटिंग जो है वो जारी रही है। चाइना में जब जैक सल्वन गया है तो चाइना ने बहुत 2 टोक अल्फाज में गजा जंगबंदी की बात की है। चाइना ने कहा है कि अब हम एक स्टैंड ले चुके हैं, अब हम दस्तखत कर चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर ये जंग आगे बढ़ती है तो हम फलस्तीन के साइड के ऊपर और ईरान के साइड के ऊपर खड़े होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि आप ईरान के ऊपर हमलावर हो जाएंगे और हम जो है पीछे बैठे रहेंगे, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि चाइना और रशिया कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं। तो चाइना ने 2 टोक बात की है कि जंगबंदी बेस्ट सॉल्यूशन है। अगर आप जंगबंदी नहीं करते तो मामलात रीजनल वॉर की तरफ जा रहे हैं, और रीजनल वॉर हुई तो फिर हम भी अपना किरदार अदा करेंगे। और आप देख रहे हैं कि डेकेड्स के बाद ये चाइना की पॉलिसी बदली है कि वो पहली बार किसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सेदार बन रहा है। इससे पहले
चाइना कभी किसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हिस्सेदार नहीं बना है, बल्कि वो उसकी डिफरेंट पॉलिसी रही है, लेकिन अब वो बन चुका है। अच्छा, और पहले किस मामले में बना है? फलस्तीन के मामले के अंदर। तो उसके बाद जैक सैलमन आकर इधर उधर मीटिंग्स कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे नाज़रीन चले तो स्मोट्रिच का जरा बयान देखिए। स्मोट्रिच कह रहा है देयर इज नो एस्केप फ्रॉम वेजिंग वॉर विद हिजबुल्लाह डिस्पाइट द हाई कॉस्ट ऑफ वॉर, बट इट इज टाइम टू चेंज द सिचुएशन। हिजबुल्लाह के साथ जंग करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें हर सूरत में जंग ये करना होगी। तो बात ये कि करते क्यों नहीं जंग? इख्तियार तो तुम्हारे हाथ में है ना, यानी तुम्हारे इख्तियार के ऊपर गजा में तो फौज पहुंच जाती है, वेस्ट बैंक में भी पहुंच जाती है, तो लेबनान में फौज क्यों नहीं उतार रहे? 11 महीने हो गए, तुम्हें रोकने वाला है कोई? दुनिया में कोई रोक सकता है तुम्हें? तो उतार। इसमें बार बार कहने की क्या जरूरत है? मतलब पता नहीं सैकड़ों नहीं शायद 1000 तक का बयान पहुंच गए हों जो उन्होंने दिए कि हिजबुल्लाह से जंग, हिजबुल्लाह। भाई करते क्यों नहीं? तो कर लो जंग। नेतन्याहू एक बार 48 घंटे, एक बार 72 घंटे ये हिजबुल्लाह को दे चुका है। कभी कहते हैं स्टोन एज में भेज देंगे, कि कितनी ये रिपीटेड बातें हो चुकी हैं। तो आपको बहुत शौक है हिजबुल्लाह से जंग करने का, तो करें। आप बार बार निहत्ते लोगों के ऊपर जाकर अपनी फौज उतारते हैं जो वहां से भी शिकस्त खा के आ जाती है, तो उतार में हिजबुल्लाह के साथ भी शौक पूरा कर लें। आपको पता चल जाएगा हिजबुल्लाह तो इस बात का इंतजार कर रही है कि एक दफा इजरायली फौज आए, फिर उसको पता लग जाएगा। इजरायली मीडिया क्या कह रहा है? Hundreds of thousands of residents are currently wondering how their day will go on in light of the ongoing shooting from Lebanon. लाखों इजरायली हैं जो जिनका कोई पता नहीं कि वो कब अपने घरों को लौट सकेंगे। जो मैं तो ये कहूंगा कि वो कभी नहीं लौट सकेंगे, क्योंकि अब ये कब्जे के खात्मे की तरफ मामला जाल रहा है। तो स्मोट्रिच कह रहा है हिजबुल्लाह से जंग, और इजरायली मीडिया कह रहा है कि ये लाखों इजरायली जो घरों से निकले इनका क्या बनेगा, ये कब घरों को जाएंगे। अच्छा, जो मिस्री आर्मी चीफ हैं वो इस वक्त रफा बॉर्डर का उन्होंने दौरा किया है। द चीफ ऑफ द स्टाफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इंस्पेक्ट द सिक्योरिटी मेजर्स ऑन द इजिप्शियन बॉर्डर विद गाजा, मीट्स अ नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड विजिट्स अ नंबर ऑफ सिक्योरिटी बेसिस इन द सिटी ऑफ रफा। सामने इजरायली फौज खड़ी है और इधर मिस्री आर्मी चीफ गया है, और किया तो कुछ भी नहीं है, और ना अभी तक मिस्री उसकी आर्मी ने और ना सीसी ने कोई आइडियल काम किया जो उनकी ड्यूटी बनती थी। कुछ भी 1% भी अपनी ड्यूटी मिस्र ने अदा नहीं की है। लेकिन बहरहाल एक तैयारी मिस्र में जारी है, और एक जंग है जो बहरहाल उनको लड़नी पड़ेगी। ये उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। जंग ये आनी है, जॉर्डन और मिस्र के सर पर आनी है, जो इनको या तो सबजुगेट करेंगे इजराइल के सामने या फिर लड़ना पड़ेगा। अच्छा, बहरहाल आगे नाज़रीन चलते हैं तो आईसीसी के प्रोसिक्यूटर ने एक अहम तरीन बयान जारी किया है जिसका इस वक्त काफ़ी चर्चा है, और यूरोप में जो मूवमेंट्स चल रही हैं उसके ऊपर इसके बहुत इंपैक्ट्स हुए हैं। जरा देखिए, आईसीसी प्रोसिक्यूटर सेज रिसीविंग थ्रेट्स यूनाइटेड स्टेट्स प्रेशर ऑन इजराइल्स प्रोब, के मुझे पर्सनल थ्रेट्स इस वक्त आ रहे हैं इसराइल के हिमायतियों की जानिब से और अमेरिका की जानिब से कि ये जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अरेस्ट वारंट्स निकालने जा रहे हैं, ये आलमी अदालत का प्रोसिक्यूटर कह रहा है। द प्रोसिक्यूटर ऑफ आईसीसी हैज रेज्ड कंसर्न दैट प्रेशर फ्रॉम द यूएस रिगार्डिंग द कोर्ट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू इजराइल्स एट्रोसिटीज इन गाजा। करीम खान रिवील्ड दैट आईसीसी ऑफिशियल्स हैव बीन रिसीविंग पर्सनल थ्रेट्स फ्रॉम बैकर्स ऑफ इजराइल। यानी ना सिर्फ ये प्रोसिक्यूटर बल्कि मुख्तलिफ जो जजेस हैं उनको भी जाती तौर पर फोन करके या जिस तरह भी उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं कि तुम्हें मार देंगे, या फैमिली या इधर उधर जो भी थ्रेट्स हैं उनको दिए जा रहे हैं। अब जरा देखिए, इफ वी अलाउ दीज टाइप्स ऑफ अटैक्स थ्रेट्स टू डिसमेंटल और इरोड द लीगल इंस्टीट्यूशन दैट हैव बीन बिल्ट सिंस द वर्ल्ड वॉर II, डज एनीबडी बिलीव डज इट विल एंड विद द आईसीसी। उन्होंने कहा कि अगर हम इसी तरह से अलाउ करें कि हमें धमकियां मिलती रहें, और आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ आलमी अदालत का खात्मे का सबब बनेगा? उन्होंने कहा कि फिर ये सब की तबाही का खात्मे का सबब बनेगा। अगर आज हम अपने इतने बड़े इदारों को नहीं बचा सकते और वो इतने बेमानी हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये तबाही सिर्फ इन तक महदूद रहेगी? और इसका नतीजा क्या निकलेगा? इस क्योस और अनारकी का नतीजा क्या निकलेगा? यानी अगर इसराइल को बचाने के लिए इस हद तक दुनिया की गवर्नमेंट्स जा चुकी हैं कि वो एक वारंट तक जारी नहीं होने दे रही और हमें बराह रास्त धमकियां दी जा रही हैं, तो दुनिया को नहीं पता कि फिर इसका नतीजा जो है वो क्या निकलने जा रहा है। फिर उन्होंने जापान को मुखातिब किया, क्योंकि जापान जो है वो सबसे बड़ा डोनर है आईसीसी का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। यू कैन नॉट अलाउ एन अटैक ऑन द कोर्ट, ये जापान को वो कह रहे हैं। देन यू हैव नो रूल बेस्ड ऑर्डर, कुछ नहीं बचेगा यहां पर, कोई निजाम नहीं होगा। इट्स बेटर फॉर द कंट्री एंड बेटर फॉर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट invariably to have the courage to stand on the principle।
ये मुल्कों के लिए और दुनिया के लिए बेहतर है कि वो उसूलों के ऊपर खड़े हों, ना कि झुक जाएं। तो ये दुनिया के लिए बहुत डिसाइडिंग मोमेंट है कि उसको शैतानी ताकतों से लड़ना है। देखे ना कि यूरोपीय अपने मुल्कों में महफूज नहीं है और इजरायली वहां पर जाकर उसको थ्रेट कर रहे हैं। तो ये सारी दुनिया के छुटकारे का सवाल है इन शैतानी ताकतों से। देखते हैं कि दुनिया इससे किस तरह निकलती है। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर्स 11वें दौरे के ऊपर मिडिल ईस्ट में पहुंची हुई हैं और मुख्तलिफ मुल्कों का दौरा कर रही हैं। अभी जॉर्डन में मौजूद है। जॉर्डन के वजीर खारजा और जर्मनी के वजीर खारजा ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जॉर्डन ने कहा कि जर्मनी कब रियल एक्शन लेगा कि जब गजा खत्म हो जाएगा। और अब वेस्ट बैंक में जो हो रहा है, ये जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉर्डन ने कहा, और फिर जॉर्डन ने कहा वी आर नाउ प्रिपेयरिंग अ लीगल फाइल रिगार्डिंग स्टॉर्मिंग हॉली साइट्स बिकॉज प्लेइंग विद द फायर विल बर्न द एंटायर रीजन। ये मस्जिद अक्सा में बार बार दाखिल होना ये प्लेइंग विद द फायर है और पूरा रीजन इसमें जलकर रह जाएगा। द एक्सप्लोजन ऑफ द सिचुएशन इन द वेस्ट बैंक विल पुश टुवर्ड्स अ वाइडर वॉर इन द रीजन। और अब ये वेस्ट बैंक में जो दाखिला है ये पुश फॉर द वाइडर वॉर। गजा तो ऑलरेडी उसकी वजह से हम इलाकाई जंग के दहाने के ऊपर खड़े थे, अब इसकी वजह से यानी कि वेस्ट बैंक में भी वो दाखिल हो गए हैं, तो ये पूरे रीजन तक ये जंग ले जाएगा और पूरा रीजन जो है वो बर्न इन द फायर हो जाएगा। ये जॉर्डन और जो जर्मनी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जर्मनी में आपने देख लिया वहां पर जो है वो एंटी नेटो पार्टी जीत गई है, प्रो रशियन। जर्मनी गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेटेड है। असल में गवर्नमेंट्स के पास कोई वे आउट नहीं है। वेस्टर्न के पास ये पहली बार ऐसा सिनेरियो आया है कि उनको इजराइल छोड़ना पड़ रहा है। इजराइल और उनके मफादात टकरा गए, इसलिए वो बुखलाए हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि वो करें क्या। यानी इजरायली लॉबीज इतनी मजबूत है और पहली बार ये सिनेरियो फेस कर रहा है, तो इसलिए वेस्टर्न गवर्नमेंट्स को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो करें क्या। वो इजराइल के साथ खुद भी नुकसान उठा रहे हैं और मजीद चलने के इस वक्त काबिल नहीं है। तो यहां पर दुनिया बेसिकली एक तरह से कंफ्यूज है और फंसी हुई है। आखिर में नाज़रीन, मैं IRGC के हवाले से एक बयान जो अहम आया है। 3 आइलैंड्स हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं पर्शियन गल्फ में। ये नाज़रीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो अभी जंग होने जा रही है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के हवाले से और यहाँ से ऑयल सप्लाई को कंट्रोल करने के हवाले से ये 3 जजीरे बहुत अहम हैं। और UAE इनके ऊपर अपना कंट्रोल जताता है, लेकिन ईरान का इनके ऊपर इस वक्त मतलब फौज उनकी है। UAE कहता है ये उनके जजीरे हैं, ईरान कहता है ये उनके हैं। बहरहाल कंट्रोल इस वक्त ईरान का है और ईरान ने आज बयान जारी किया है कि पूरी तरह से हमारी फौज है वो इनके कंट्रोल में है। नेवी फ्रॉम 3 आइलैंड्स आवर डिफेंस फोर्सेस हैव बीन स्ट्रेंथन इन द आइलैंड ऑफ अबू मूसा, ग्रेटर तुनाब एंड लेसर तुनाब। तो ये मतलब हम पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर हैं कि हम पूरी तरह से इन आइलैंड्स को कंट्रोल करते हैं। तो इनकी अहमियत है, यानी अभी जो जंग छिड़ेगी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ और ऑयल की सप्लाई, उसमें अगर ये चूंकि दरमियान में है ना, पर्शियन गल्फ के दरमियान में है, तो ये अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। और ईरान कह रहा है कि हम पूरी तरह से मतलब इनको कंट्रोल कर रहे हैं और कोई खतरा नहीं है। तो ये इस वक्त के अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगा करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।